लास्ट क्लास में हमने साइटोप्लाज्म के साइटोसोल और इंक्लूजन बॉडीज़ को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज और उसके टाइप्स को। ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में पढ़ेंगे। रेमेडियल बायोलॉजी के यूनिट 5 में एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें भी हमें सेम पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल और उसके ऑर्गेनेलीज और सेल डिवीज़न, ये तुम्हें वहाँ पे भी पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनेलीज से। ऑर्गेनेलीज एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है विथ कैरेक्टरिस्टिक शेप है, यानी तुम देखकर पता लगा सकते हो कि राइबोसोम्स ये ऐसा दिखता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी एपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम्स है। मतलब देख के पता लगा सकते हो सब ऑर्गेनेलीज का खुद का एक स्ट्रक्चर है और कुछ शेप है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। ऑर्गेनेलीज अपना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स से। पहला है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। इसको सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था और देखा था कि ये डेंस पार्टिकल्स की तरह दिखते हैं। जो राइबोसोम्स है उसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन कंपोज्ड है। राइबोसोम्स किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स के पास एक लार्ज सब यूनिट होती है और स्मॉल सब यूनिट होती है, मतलब दो सब यूनिट इसके पास होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। यूकैरियोटिक्स राइबोसोम्स जो है उसके पास लार्ज सब यूनिट 60S की होगी और स्मॉल 40S की होगी और दोनों टुगेदर 80S की होगी। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के पास लार्ज सब यूनिट 50S की होगी और स्मॉल 30S की, टुगेदर 70S की होगी। जो ये S है ये सेवटबर्ग यूनिट है जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए यूज़ की जाती है। राइबोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया से और इसके साथों साथ साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और इनके साथ अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स के अब फंक्शन क्या होंगे? जो फ्री फॉर्म में पाए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जा रहे हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया ही यूज़ करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स कहलाएंगे और वो सिंथेसिस करेंगे प्रोटीन का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाएगा या फिर सेल के बाहर सिक्रेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में आता है। तब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स की दो सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में कंबाइन करती है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंड कर जाती है। फिर उसके बाद टीआरएनए अमाइनो एसिड को कैरी करता है। फिर एमआरएनए के कोडोन के अनुसार राइबोसोम्स के अमाइनो असाइल साइट पर जाके बाइंड कर जाता है और अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बनाते हैं, साथों साथ एग्जिट भी करते रहता है टीआरएनए। इस तरह से लॉन्ग अमाइनो एसिड चेन मिलकर प्रोटीन बना देती है। सेकंड आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क है जो कि फ्लैटेंड इंटरकनेक्टेड सेल को फॉर्म करेगा, जिसको सिस्टर्नी भी कहते हैं, ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। पहला है इंट्राल्यूमिनल, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का साइड, और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का साइड होता है, जैसे साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवलप से एक्सटेंड होगा और साइटोप्लाज्म तक जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी कि ये मेम्ब्रेन से सराउंडिंग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट से क्लासिफाइड है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
उसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीटरी प्रोटीन को बनाएगा और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, यानी उसके आउटर सरफेस पर या फिर इनर सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड नहीं होगा, वो स्मूथ अपीयर होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करने में यूज़ किया जाता है, यानी कि ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, जैसे स्टीरॉयडल हार्मोन और फैटी एसिड का सिंथेसिस करेगा। ड्रग को और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाइज करेगा। फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से रिमूव करने में भी ये सहायता करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या क्या होंगे। पहले तो ये साइटोप्लाज्म का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा साइटोप्लाज्म से ये मटेरियल का एक्सचेंज करता है। प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि उसमें राइबोसोम अटैच्ड है, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें मेटाबॉलिक एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्रकार के, जो कि फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में पाया जाता है, जो कि ग्लाइकोजन और लिपोप्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। इन मसल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्ड एंड रिलीज कैल्शियम एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मसल्स में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम को स्टोर करेगा और रिलीज करेगा, और कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में करेंगे गोल्जी एपरेटस।